वेलकम टू सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ जर्नल। तो इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? इस टॉपिक में सबसे पहले कुछ बेसिक अकाउंटिंग अप्रोचेस की बात करेंगे। उसके बाद मेरा मेन फोकस होगा अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी। तो मेनली आजकल अगर आप पास्ट पेपर्स देखेंगे, जीएसटी की अकाउंटिंग काफी पूछ रहे हैं। लगभग लगभग काफी पेपर्स में इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। रादर क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, मेनली आजकल जर्नल और उसमें जीएसटी इंक्लूड करके पूछते हैं। कई बार तो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, जर्नल का क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन और जीएसटी दोनों अकाउंटिंग मिक्स करके पूछ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो डिस्कस करते हैं हमारा जर्नल विथ जीएसटी। सबसे पहली बात, अगर हम जो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, वो हमारे पास दो अप्रोचेस होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमने 11th में सीखा था, जिसमें हम बोलते थे अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं: रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ये बच्चों आपको अच्छे से ऑलरेडी आता है, तो मैं इसके अंदर इन डेप्थ जाने की मेरे को लगता है नीड नहीं है। दूसरा मेथड जो आपके लिए नया है, ये मैंने देखा है बच्चों को थोड़ा दिक्कत देता है, क्योंकि बच्चों ने 11th में ये नहीं किया होता, जबकि 11th में होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, थोड़ा मॉडर्न अप्रोच को सीख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं: असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। मतलब एसेट्स उसका ऑपोजिट लायबिलिटी, एक्सपेंस उसका ऑपोजिट इनकम एंड कैपिटल। लेकिन ये 5 अलग अलग टाइप के अकाउंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप है असेट्स और एक्सपेंस का, दूसरा ग्रुप है लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का। ग्रुप्स क्यों बनाए गए? क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी अकाउंट्स हैं उनके लिए सेम रूल लगेगा। अब रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे लगता है? देखो बच्चों, हमारा जो असेट्स होता है, असेट्स और एक्सपेंस, यहाँ पे ना इंक्रीज और डिक्रीज की भाषा चलती है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में मेरा असेट या मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है, इंक्रीज, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन में मेरा असेट या एक्सपेंस का अमाउंट डिक्रीज होता है, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। कैसे याद करेंगे? देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, असेट्स और एक्सपेंस को, असेट्स और एक्सपेंस को, असेट्स और एक्सपेंस को क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अच्छा, तो रूल क्या है? जिसको डेबिट बैलेंस होता है उसको और डेबिट करेंगे तो डेबिट में डेबिट प्लस होगा, तो इंक्रीज इज डेबिट। एंड अगर आप किसी डेबिट को घटाना चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसीलिए अगर मेरा असेट और एक्सपेंस, असेट और एक्सपेंस डिक्रीज होता है, तो डेबिट का उल्टा इफेक्ट क्रेडिट देंगे। यस। अच्छा, ऑन अदर हैंड, हमारे ये जो लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल है, इन तीनों को कौन सा बैलेंस होता है? इन तीनों को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो हमारा रूल क्या है? अगर अगर किसी ट्रांजैक्शन में इनमें से कुछ भी इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो क्रेडिट सेम इफेक्ट देंगे, तो क्रेडिट इफेक्ट दे देंगे। देखो, अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करूंगा ना, मतलब उसका जो नॉर्मल बैलेंस है वही इफेक्ट देंगे अगर बढ़ाना है, और अगर घटाना है उल्टा, तो क्रेडिट को घटाना है तो डेबिट। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? अगर हमारे किसी ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल घटते हैं, तो हम उसको करेंगे डेबिट डाउन। बहुत ही सिंपल रूल है। 5 टाइप की अकाउंट्स दो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। असेट्स और एक्सपेंस एक ग्रुप में आते हैं, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल दूसरे ग्रुप में आते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में इसका अच्छा यूज होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट पूछती नहीं है, बट पूछ सकती है कभी भी।
अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो आपने मशीन खरीदा, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश। तो इसमें कौन से अकाउंट एक्टिवेट होंगे? सर, एक होगा मशीन अकाउंट, एक होगा कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट एक असेट है, कैश भी एक असेट है। मशीन आ रहा है तो मशीन विल इंक्रीज, कैश जा रहा है तो कैश विल डिक्रीज। तो एक असेट मशीन बढ़ेगा, एक असेट कैश घटेगा। असेट का रूल क्या है? असेट हैज अ डेबिट बैलेंस। तो आप अगर किसी डेबिट को बढ़ाना चाहते हैं तो और डेबिट मारो, और डेबिट को घटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। देखो, असेट डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट बैलेंस को घटाना है तो क्रेडिट कर देंगे। बहुत ही सिंपल मॉडर्न अप्रोच का रूल हम फॉलो करते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, इन एग्जामिनेशन इसके ऊपर ज्यादा कभी कुछ सम्स मैंने देखे नहीं, तो इसलिए मैं नॉट गेटिंग इनटू इट इन जिस जो चीज ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछ रहे हैं उसकी रिवीजन को मैं कम टाइम दूंगा, और जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, उसकी रिवीजन को मैं ज्यादा टाइम दूंगा। बट ये थोड़ा इन डेप्थ रिवीजन ज्यादा डेप्थ में हम करेंगे। अच्छा, सैलरी पेड की हम बात करेंगे। तो इसमें कौन से दो अकाउंट एक्टिवेट होंगे? सर, सैलरी और पे किया तो कैश। सैलरी एक एक्सपेंस अकाउंट है, कैश एक असेट है। आपने सैलरी पे किया तो खर्चा बुक करना है, सैलरी खर्चा बढ़ाना है, और आप क्योंकि कैश दे रहे हैं तो कैश मतलब असेट घटेगा। अच्छा, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो और डेबिट करेंगे, और असेट डेबिट बैलेंस होता है, घटाना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आप ना कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वापस जैसे आप करते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, पहले देखो कौन से दो अकाउंट एक्टिवेट होंगे। वो दो अकाउंट कौन से टाइप के अकाउंट हैं? रियल है, सॉरी, असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है? असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। असेट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो और डेबिट करो, घटाना है तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, घटाना है तो उल्टा। घटाना तो उल्टा इफेक्ट, बढ़ाना तो सेम इफेक्ट, बस खत्म हो गया। कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लो, कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लो, ठीक है बच्चों? अच्छा, इसके ऊपर आपको मॉडर्न अप्रोच के ऊपर आप बोलेंगे सर मुझे मॉडर्न अप्रोच बहुत डिटेल में अच्छे से सुनना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में, सीए फाउंडेशन प्लेलिस्ट में ये वाला टॉपिक ना पब्लिक करके रखा हुआ है यूट्यूब चैनल में। आप उसमें देख के उसको अच्छे से इन डेप्थ रिवीजन भी कर सकते हैं। ये जो मेरा रिवीजन ये भी इन डेप्थ है, वो नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स है, ये रिवीजन लेक्चर्स है। तो रेगुलर लेक्चर में बहुत ज्यादा टाइम इन डेप्थ डिटेल में डिस्कशन होता है। चलो बच्चों, तो ये हो गया हमारा। एक छोटा एग्जाम्पल और ले लेते हैं टू मेक इट इजी एंड बेटर। चलो एक बात करते हैं, सेल्स ऑन क्रेडिट। अगर आपने क्रेडिट सेल किया तो आपका क्या अकाउंटिंग होगा? कौन से अकाउंट्स एक्टिवेट होंगे? एक तो बच्चों सेल्स अकाउंट, और अगर आप क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या पैदा होता है? जन्म लेता है डेटर। डेटर कम्स इन द पिक्चर। डेटर कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है? भूल न जाना, असेट। डेटर असेट है और सेल्स इनकम है। तो आपके इस अकाउंटिंग से, इस ट्रांजैक्शन से इनकम सेल्स बढ़ेगा और डेटर भी बढ़ेगा, क्योंकि सेल करेंगे तो डेटर बढ़ेगा। यस और नो? हाँ सर। तो रूल लगाते हैं, इनकम क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है और क्रेडिट करो, बहुत बढ़िया। डेटर असेट, असेट डेबिट बैलेंस बढ़ाना है, डेबिट मार दो, खत्म बात। दिस इज हाउ वी डिसाइड कि हम किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। नॉर्मली मॉडर्न अप्रोच हम कम यूज करते हैं, स्टेट बोर्ड में बहुत कम यूज करते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे ही हम सम सॉल्व करते हैं। मेनली बुक्स ही वैसे फॉलो करते हैं वहां पे। एंड मॉडर्न अप्रोच इज अ बेटर अप्रोच देन ट्रेडिशनल अप्रोच, बिकॉज कई ऐसे इन बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन्स हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच फेल हो जाता है, बट मॉडर्न अप्रोच परफेक्ट आंसर देता है, परफेक्ट आंसर।
ओके सर। चलो हम अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, जीएसटी। जर्नल में जीएसटी का क्या रोल है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ना दो कैटेगरीज होती हैं। आई होप यू नो व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो कई साल पहले इंडिया में क्या था, मल्टीपल टैक्सेस होते थे। सेल्स टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था। तो बाद में क्या किया गया, इन सब टैक्सेस को क्लब करके वन नेशन वन टैक्स करके जीएसटी लगाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एज ऑफ नाउ हमारे जीएसटी में अलग अलग स्लैब्स हैं, जैसे 5% का स्लैब। तो क्या होता है, इसमें ना दो कैटेगरीज हैं। अगर आपका बायर सेलर सेम स्टेट में है, मतलब बायर महाराष्ट्र में तो सेलर भी महाराष्ट्र में, तो आपका जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्योंकि अब क्या है ना, ये जो टैक्स है ना, दो गवर्नमेंट्स आपस में डिवाइड करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीजीएसटी इज द सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी इज द स्टेट जीएसटी। तो आपका उस प्रोडक्ट का जो भी टैक्स रेट है, जीएसटी रेट है, आधा सीजीएसटी होगा, आधा एसजीएसटी। अगर अगर समझो 12% जीएसटी है, तो 12% में 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। 18% है, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो आपको खुद समझना है। अच्छा सर, हमें क्वेश्चन में अ, अब मैं ना यहाँ पे क्रिटिकल बातें भी बताते जाऊंगा कि क्या क्या, अगर क्वेश्चन में ऐसा है तो क्या करना, वैसा है तो क्या करना, कुछ नहीं तो क्या करना। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा कि बायर सेलर सेम स्टेट में है, तो हम अज्यूम करेंगे बायर सेलर सेम स्टेट में है और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाएंगे। यस सर। और अगर अगर बायर सेलर डिफरेंट स्टेट में, मतलब बायर समझो महाराष्ट्र में, सेलर गुजरात में, तो जो जीएसटी लगेगा वो कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी लगाएंगे। ये एक ही जीएसटी लगेगा। इसमें स्टेट और सेंट्रल आपस में जीएसटी डिवाइड करके लेंगे, बट दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस कि स्टेट कितना लेगा, सेंटर कितना लेगा। और क्योंकि दो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कितना लेगा, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें ये पता होना चाहिए कि बायर सेलर अगर डिफरेंट स्टेट में है तो सिंगल जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। यस सर। अब हम बात करते हैं जीएसटी का सिस्टम कैसे काम करता है, थोड़ा आपको समझना जरूरी है। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। समझो हमारा ये बिजनेस है, हमारे बिजनेस का मालिक का नाम है रामू, हमारा बिजनेस का ओनर है रामू। हम जरा रामू का थोड़ा पिक्चर बना लेते हैं। ये हमारा है हंसता खेलता रामू। अच्छा, इसने ना सप्लायर से गुड्स खरीदे। तो सप्लायर ने बोला कि भाई गुड्स आपके 1000 रुपए के हुए। बोला ठीक है। अच्छा, बोला जीएसटी लगाओ। बोला 6% जीएसटी। बोला ठीक है, 60 रुपए का जीएसटी लग गया। 6,000, 1000 का 6% 60 रुपया होता है। ठीक है। सो टोटल टोटल कितना हुआ भाई, टोटल बिल बनेगा 1060 रुपए का। अब इसमें होगा क्या, अब रामू रामू क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। किसको पे करेगा, सप्लायर को। कितना जीएसटी पे करेगा, देखो मैं कलर लगा रहा हूं, 60 रुपया। ध्यान देना इन कलर्स को, कलर्स विल गिव अस लॉट ऑफ गुड आइडियाज कि अब एज ऑफ नाउ वाइल परचेजिंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर, रामू ने 60 रुपए का जीएसटी सप्लायर को दे दिया। अब हमारे ये सप्लायर जी इस जीएसटी का क्या करेंगे, सर सप्लायर वो जीएसटी रामू से लेके किसको पे कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सप्लायर वो 60 रुपया गवर्नमेंट को दे देंगे। मतलब अल्टीमेटली रामू ने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली थ्रू सप्लायर, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। चलो भाई, अब रामू ने बोला इसको बेचते हैं। भाई 1500 का सेलिंग प्राइस रखा, मार्जिन तो जोड़ना पड़ेगा। तो इस पे तो 6% जीएसटी लगेगा लगेगा। तो 6% जीएसटी होता है 90 रुपए। 90 रुपए का जीएसटी लगेगा। तो आपका टोटल सेल्स वैल्यू 1590 रुपए कस्टमर को रामू चार्ज करेगा। और कस्टमर से
कस्टमर से रामू, हम रामू की बात कर रहे हैं। हे रामू, हे रामू, रामू कस्टमर से रामू रिसीव करेगा जीएसटी कितने रुपए? 90 रुपए। चलो कलर मार देते हैं, 90 रुपए। तो सेल पे जीएसटी, उसी प्रोडक्ट पे सेल पे जीएसटी रामू ने 90 रुपया वसूल कर लिया, क्योंकि रामू ने प्रॉफिट जोड़ के सेल किया, तो प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो जीएसटी भी बढ़ गया। अब रामू को जीएसटी मिला हाथ में, तो रामू को जब हाथ में जीएसटी मिला, तो उसको वो जीएसटी का करना क्या है? सर वो गवर्नमेंट को पे करना है। चलो, तो रामू ने अपने सीए को फोन किया, हे सीए, सीए मेरी जीएसटी पे कर दो, हम जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना चाहते। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अब रामू गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा? रामू ने कस्टमर से 90 रुपए का, देखो एज ऑफ नाउ रामू ने सप्लायर को 60 का जीएसटी दिया, सप्लायर ने पूरा 60 गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है सर। अब रामू सप्लायर है, यहां पे रामू सप्लायर है, तो रामू ने 90 का जीएसटी कस्टमर से लिया। अब वो गवर्नमेंट को पे करना है। कितना पे करेगा? जीएसटी का रूल्स बोलता है कि रामू कितना जीएसटी पे करेगा? रामू विल पे 30 रुपीज ऑफ जीएसटी, नॉट 90 रुपीज ऑफ जीएसटी। आप बोलेंगे सर कैसे? देखो, गवर्नमेंट का जीएसटी का रूल्स क्या बोलता है, आपने सेल्स के जीएसटी में से जो आपने रिसीव किया, उसमें से परचेस का जीएसटी जो आपने ऑलरेडी पे किया है वो हटा दो, बाकी जो डिफरेंस है गवर्नमेंट को पे करो। देखो, रूल क्या बोलता है कि आपने ऑलरेडी पर उसी प्रोडक्ट के परचेस पे 60 का जीएसटी भरा है और आपने 90 का वसूल किया। आपने 90 का जीएसटी में 60 तो परचेज के टाइम पे कर दिया ना, और वो गवर्नमेंट को जा चुका है। तो बाकी गवर्नमेंट को 90 में से 60 तो चला गया वाया वाया, वाया सप्लायर ऑफ रामू। तो बाकी गवर्नमेंट को और कितना मिलना चाहिए? 30। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ जीएसटी। मतलब जो सेल्स का जीएसटी है, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं, जो मेरा सेल्स का जीएसटी है उसमें से परचेस का जीएसटी माइनस करेंगे, जो डिफरेंस है बाकी गवर्नमेंट को पे करेंगे। सेल्स के जीएसटी में से परचेस का जीएसटी सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं, सेट ऑफ करते हैं, और जो बाकी डिफरेंस जीएसटी है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। और जो सेल्स का जीएसटी है, सेल्स का जीएसटी है, अब थोड़ा नया कलर लेते हैं, नया 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 नया, चलो ये ले लेते हैं, नया कलर लेते हैं। सेल्स का जो जीएसटी है उसको, उनको नाम दिया गया है आउटपुट जीएसटी। इट मे बी आउटपुट एसजीएसटी, इट मे बी आउटपुट सीजीएसटी, बट सेल्स के जीएसटी को, इनकम के जीएसटी को आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, और परचेज के जीएसटी को क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। आप कुछ खरीद रहे हैं, आप कुछ सर्विस ले रहे हैं, जिसका आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो जीएसटी को हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी और सेट ऑफ के रूल्स के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपके इस आउटपुट जीएसटी में से आपका इनपुट जीएसटी क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी सेट ऑफ होगा, और बाकी जो डिफरेंस बचा वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। यस सर। हाँ, हमें ये सेट ऑफ की कैलकुलेशंस वगैरह करनी नहीं है, बट रूल हमें पता होना चाहिए, रूल हमें पता होना चाहिए। तो ये जीएसटी का गेम है। ठीक है सर। अब एक और चीज, कभी कभी हमें जीएसटी को रिवर्स करना पड़ता है, ये एग्जाम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। आप इनपुट जीएसटी को कभी रिवर्स करेंगे? देखो, इनपुट जीएसटी कभी पे करते हैं? परचेस के टाइम। परचेस के टाइम इनपुट जीएसटी पे करते हैं, तो परचेस रिटर्न के टाइम आप इनपुट जीएसटी को क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। इनपुट जीएसटी को क्या करेंगे? रिवर्स। कभी कभी आप जो गुड्स खरीदते हैं वो सेल नहीं करते, आप उनको घर लेके जाते हैं, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, आप उनको घर लेके जाते हैं। अगर आप उसके घर लेके गए
तो फिर उस जीएसटी का, इनपुट जीएसटी का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। आप उसका एडजस्टमेंट आउटपुट जीएसटी में, देखो याद करना, आप इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट करेंगे, 60-90 में एडजस्ट करेंगे, प्रोवाइडेड आपने वो बेचा है। अगर आपने वो बेचा नहीं तो वो जीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं करने को मिलेगा। आप ना इसका इन डेप्थ डिस्कशन सीए इंटरमीडिएट में, जीएसटी एक पूरा सब्जेक्ट है, जीएसटी एक पूरा सब्जेक्ट है। देखो रूल क्या है बेसिकली, आपने अगर कोई गुड्स खरीदे, मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बेसिक्स बता देता हूं, इन डेप्थ सीए इंटर में होगा। आपने अगर गुड्स खरीदे और वो गुड्स आप अगर बेचते हैं, तो खरीद के बेचते हैं, तो जो आउटपुट जीएसटी है सेल का, उसमें से परचेज का इनपुट जीएसटी एडजस्ट होएगा और डिफरेंस गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन अगर आप वो गुड्स को बेचते नहीं, तो ये जो इनपुट जीएसटी का आपका बेनिफिट है ना एडजस्टमेंट का, ये आपको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, वो बहुत डिटेल डिस्कशन है, बहुत बड़ी बातें हैं, तो आएंगे आपके मुद्दे पे सीए इंटर में। तो अगर आप गुड्स घर लेके गए, तो इनपुट जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा, परचेस रिटर्न है, रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर आपने गुड्स को फ्री सैंपल करके बांट दिया, तो रिवर्स करना पड़ेगा। गुड्स लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हुआ, तो इसका मतलब है अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं सेल्स के अलावा किसी और पर्पस से, तो आपका वो इनपुट जीएसटी का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, आपको इनपुट जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा और रेस्पेक्टिव हेड में डालना पड़ेगा। रेस्पेक्ट हेड में डालने का मतलब अब वो डिस्कस करेंगे सम के साथ, तुम अभी नहीं समझेगा, जब मैं इसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो आपको सम के साथ वो अच्छे से बच्चों समझ में आएगा। चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, आउटपुट जीएसटी रिवर्स होता है? हाँ, आउटपुट जीएसटी मेनली कभी रिवर्स होता है जब सेल्स रिटर्न, देखो आउटपुट जीएसटी सेल्स के साथ रिकॉर्ड होता है, तो सेल्स रिटर्न होगा तो रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, जीएसटी कभी रिवर्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूडिंग बात करेंगे, अगर आपका सेम स्टेटमेंट परचेज सेल है, तो दो जीएसटी लगेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी। उसमें भी परचेज वाली जीएसटी को हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं और सेल वाली जीएसटी को हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। और कभी कभी आपने जो जीएसटी रिकॉर्ड किया सेल पे, उसको रिवर्स करना पड़ता है कभी जब सेल्स रिटर्न होता है। आपने जो परचेज पे इनपुट जीएसटी पे किया, वो कभी कभी रिवर्स करना पड़ता है। कभी रिवर्स करते हैं जब परचेज रिटर्न होता है या गुड्स हम बिजनेस से बाहर लेके जाते हैं, जल जाते हैं फॉर एनी रीजन अदर देन सेल, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यस सर। इसको कैसे करते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। जीएसटी कैलकुलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हमारे परम पूज्य जो हमारी इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट ने क्या ओपिनियन लिया है, हम उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करेंगे बच्चों। ठीक है सर, तो लेट्स स्टार्ट इट। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन कैलकुलेशन बिटवीन स्टेट बोर्ड एंड सीए इंस्टीट्यूट एंड सीबीएसई बोर्ड। चलो, तो मैंने क्या किया है बच्चों, एक सम उठा लिया है, एक सम उठा लिया है। देखो ये हमारा ना बहुत बढ़िया सा बुक है, जिसमें हम हर टॉपिक के ऊपर जर्नल या कोई भी टॉपिक हो उसमें सब टाइप के क्वेश्चंस कवर करते हैं। आरटीपी होने दो, एमटीपी होने दो, पेपर क्वेश्चंस होने दो, सब सब उसमें कवर करते हैं, बच्चे को इनफ प्रैक्टिस मिलता है। तो उसी में से मैंने क्वेश्चन नंबर इसलिए आपको बता रहा हूँ 6 है, मेरे नोट्स का क्वेश्चन है ये, हम बात करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज इसमें याद करना कि अ, अगर आपका जीएसटी के साथ डिस्काउंट है, तो आप उसको कैसे डील या उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो बच्चों इस बात का आप ध्यान करना, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, सीक्वेंस बता देता हूँ कैसे एडजस्ट होता है। तो सीक्वेंस में एक पेज ऐड करते हैं। हाँ, तो हमेशा हम परचेस या सेल्स में ग्रॉस अमाउंट लेते हैं, ग्रॉस अमाउंट। उसमें से पहले हमेशा हम क्या लेस करते हैं,
ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं। तो दिस गिव्स यू नेट परचेज और नेट सेल्स। हम इसमें अब क्या ऐड करते हैं, जीएसटी ऐड करते हैं। उसके बाद अगर क्विक पेमेंट है, क्विक पेमेंट है तो कैश डिस्काउंट भी कटेगा, तो हम इसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं। ठीक है, नेट पेड और रिसीव्ड। अब यहां पे सबसे क्रिटिकल है, जहां पे झगड़ा होने वाला है, बंदूक AK-47 निकलने वाला है कि भाई ऐसा करें कि ऐसा करें, वो है कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, कब कैलकुलेट होता है, क्या अकाउंटिंग होती है। कैश डिस्काउंट इंस्टीट्यूट ने वैसे तो स्टडी मटेरियल से हटा दिया था, बट अब एक सम मुझे दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे दूंगा कैश डिस्काउंट कैसे हैंडल किया जाता है। तो पहले तो सीक्वेंस याद करना, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जीएसटी ऐड होगा, फिर कैश डिस्काउंट माइनस होगा। डिस्काउंट माइनस होता है, जीएसटी हमेशा ऐड किया जाता है। सीक्वेंस को चेंज मत करना। अब हमारा पहला सवाल हम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। देखो अभी हमारा इस क्वेश्चन में सबसे पहले है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम साहिल 50,000 प्लस CGST SGST 9% ईच। तो मैं इसका आपको जर्नल एंट्री, मैं कैलकुलेशन और जर्नल प्रेजेंटेशन में पैसे क्या होगा, पेपर में जर्नल एंट्री लिखेंगे और वर्किंग नोट लास्ट में होगा, बट मैं यहाँ पे वर्किंग और जर्नल एंट्री साथ में लिख रहा हूँ, तो एग्जाम का प्रेजेंटेशन के हिसाब से नहीं जा रहा, इजी होगा मुझे समझाना, बाकी कुछ नहीं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो है परचेस का है, तो आप इसमें पहले ग्रॉस परचेस लिखेंगे। आपने ग्रॉस परचेस किया 50,000 का, उसमें आपने ऐड करना पड़ेगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं ऐड, क्योंकि परचेस है, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST बोलता है 9% ईच, मतलब टोटल जीएसटी 18% है, तो 9% डिवाइड हो जाएगा। तो 4,500, 4,500, 9,050, 9,000, ये हो गया टोटल। ठीक है, तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये पहले तो देखो कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है, तो क्योंकि इसमें पार्टी का नाम लिखा है और किधर कैश चेक नहीं लिखा, तो ये कौन सा परचेज माना जाएगा, क्रेडिट परचेज। तो पहले तो बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज में गड़बड़ करते हैं। पार्टी का नाम लिखा है, कैश और चेक नहीं लिखा, तो क्रेडिट परचेज माना जाएगा। ठीक है, कैश परचेस क्लियरली बोलता है, कैश या चेक दिया सब लिखा होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग की। तो क्रेडिट परचेस में आपका साहिल अकाउंट, तो आपने कौन से अकाउंट होंगे, परचेस अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, और क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टी का नाम आएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा पार्टी का नाम आता है। 59,000 साहिल अपना क्रेडिटर है। परचेज एक्सपेंस डेबिट, इनपुट GST एक्सपेंस, इनपुट मतलब परचेज का GST हमेशा एक्सपेंस मानेंगे, डेबिट करेंगे। एक्चुअली आप अगर देखेंगे परचेज का GST एसेट होता है, वो CA इंटर में आप सीखेंगे। एज ऑफ नाउ आप उसको एक्सपेंस डेबिट डेबिट करके देंगे। और क्रेडिट द गिवर या लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी से 59,000। सो माय फाइनल जर्नल एंट्री विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट SGST अकाउंट 4,500 टू साहिल अकाउंट 59,000 रुपीज। ये हमारा एंट्री हो गया परचेस का। चलो बच्चों हम दूसरी एंट्री की बात करते हैं। परचेस गुड्स फ्रॉम सैम 40,000 एट TD, चलो TD आ गया, प्लस CGST SGST 9%,
20,000 पेड इमीडिएटली, बैलेंस पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। तो इसमें कोई सीडी नहीं, खाली टीडी और जीएसटी है। तो मैंने क्या बोला, पहले टीडी माइनस होगा। चलो इसकी हम पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 का कैलकुलेशंस करते हैं। तो हमारा ग्रॉस क्या है, परचेज है कि सेल्स है? परचेज 40,000 है, 10% टीडी है। तो ग्रॉस परचेज हो गया हमारा 40,000 रुपए, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 4,000 रुपए। तो नेट परचेज आ गया आपका 36,000। अब आप इसमें दो जीएसटी ऐड करेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, दोनों 9-9% आएगा। तो आप कैलकुलेट कर लो भाई, 36,000 का 9% कितना होता है? 36,000 का 9%, 3,240, 3,240, ये जोड़ देंगे 42,480 रुपीज। अब आप ध्यान देना, इसमें से इसमें से 20,000 अभी पे कर रहे हैं, और बाकी 3 महीने के बाद बाकी कितना बचा, वो हो गया आपका क्रेडिट परचेस। और जो अभी पे कर रहे हैं, ध्यान देना, कैश की चेक पेड इमीडिएटली नहीं बोला तो कैश अज्यूम कर सकते हैं। तो कैश लेके आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, आप चेक भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अमाउंट 10,000 के ऊपर है तो आप चेक पेमेंट ही करने चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला मैं आपको बोलूंगा, ये दो फिगर्स को आप भूल जाएंगे। हम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, सीधा हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है नेट परचेज। तो यहां से रिकॉर्डिंग होगी, 1, 2, 3, 4, 5 अमाउंट, 5 अकाउंट यूज करके हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो आप इसमें कौन से अकाउंट्स एक्टिवेट करेंगे? सबसे पहले आप इसको अकाउंट के नाम लिखता हूं, परचेस अकाउंट 36,000 रुपीज, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 3,240, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 3,240, कैश अकाउंट 20,000। और किससे खरीदा आपने ये? सैम, सैम, तो सैम अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आता है, सैम अकाउंट 22,480। ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। परचेज एक्सपेंस है, इनपुट जीएसटी एक्सपेंस है, कैश जा रहा है, क्रेडिट करेंगे। और 22,480 इज द क्रेडिटर, लाइबिलिटी क्रिएट करना है, लाइबिलिटी क्रिएट करने को हम क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी बुक्स में बढ़ेगा। So my journal entry here will be purchase account debit, input CGST account debit, input SGST account debit, to cash account, to SAM account। खत्म हो। वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी इजी बच्चों। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स केयरफुली। इट्स वेरी इजी टू हैंडल जीएसटी सम्स, एंड लगभग पेपर में आजकल तो आ रहे हैं, तो बी केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो आपको ये जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। सच गुड्स वर परचेस्ड बाय पेइंग जीएसटी ऑफ 99%। बहुत सिंपल है। तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, नंबर 3, गुड्स विड्रॉन कितने के हैं सर? 20,000 के हैं। तो इसमें आपका जीएसटी भी तो लगा होगा। हाँ सर, वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। 1,800 रुपया, 1,800 रुपया, मतलब जीएसटी मिला के 23,600। अच्छा, इसको हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? देखो, आपका बहुत सिंपल है। जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं सेल्स के अलावा, तो हम वो परचेज वाले गुड्स बाहर लेके जाते हैं, तो हम परचेज अकाउंट एक्टिवेट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी,
और ये गुड्स घर जा रहे हैं, तो कौन से अकाउंट में इसको लेने? ड्राइंग्स में लेंगे। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज मैं आपको बोलूं, अपने गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन उसको घर लेके गए तो परचेज अकाउंट में से निकाल के वी आर ट्रांसफरिंग टू ड्राइंग्स अकाउंट। परचेज अकाउंट से निकाल के किधर लेके जा रहे हैं इसको? ड्राइंग्स अकाउंट में बच्चों लेके जाएंगे। तो मेरा जीएसटी है 1800, 1800, तो हम ड्राइंग्स कितना मानेंगे? 23,600। 23, जो गुड्स हम कंज्यूम करते हैं घर में, या जो गुड्स हम बेचते नहीं, जैसे नुकसान हो गया, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो कंज्यूम नहीं, मतलब हमने उसको बेचा नहीं, तो उसका जीएसटी का भी क्रेडिट अपने को नहीं मिलता। वो जीएसटी वो एक्सपेंस में डालना पड़ता है या ड्राइंग्स में डालना पड़ता है। भाई आप सीए इंटर में इन डेप्थ में सीखेंगे। मैं अभी इन डेप्थ में गया तो रिवीजन लेक्चर में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट आपको दिमाग में क्या याद करना है? कौन से ट्रांजैक्शन में हमारा जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो अब हम बात करते हैं, इनको आप क्या करेंगे? देखो, रिवर्स करना है तो इनको क्रेडिट कर देंगे। परचेस इनपुट जीएसटी क्रेडिट करके रिवर्स हो जाएगा, और किधर डेबिट हो जाएगा? सर ड्राइंग्स में इसको डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स में, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जब आपने खरीदा था तो आपने परचेस में डेबिट किया था, अब आप उसको परचेस में क्रेडिट करके वहां से निकाल के घर लेके गए तो ड्राइंग्स में डेबिट कर देंगे। ऐसा है। जो भी आप गुड्स खरीदते हैं वो पहले आप परचेस अकाउंट में लेके जाते हैं, बाद में आप वो गुड्स को बेचते हैं तो ठीक है, सेल्स एंट्री पास करेंगे, लेकिन आप उसको घर लेके गए तो परचेस में से निकाल के ड्राइंग्स में जाएगा। आप उनको फ्री बांट दिए तो परचेस में से निकाल के एडवर्टाइजमेंट में जाएगा। आपने, आपका वो गुड्स जल गया, चोरी हो गया, तो आप परचेस में से निकाल के लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इन सब केसेस में आपका परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। सर हम तो ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं, एक ही बात है। परचेज में क्रेडिट करना, ट्रेडिंग में क्रेडिट करना एक ही बात है, क्योंकि परचेज ट्रेडिंग में डेबिट साइड आता है, तो परचेज में लेस करो या ट्रेडिंग में क्रेडिट करो, इफेक्ट विल रिमेन सेम। यस सर। तो अपना तीसरा मुद्दा भी बच्चों कंप्लीट हो गया। हम हमारे चौथे मुद्दे की बात करते हैं। भाई हमने रेंट पे किया, अच्छी बात है, पे करो भाई। गगनदीप को 30,000 का जीएसटी के साथ 6% मतलब टोटल 12% जीएसटी है। तो ये हमारा पे किया, मतलब इनपुट जीएसटी वाली स्टोरी है। तो चौथा ट्रांजेक्शन में आपका रेंट, कितना रेंट था भाई? अमाउंट मैं भूल जाता हूँ, भूल गया। 30,000, 6% जीएसटी है। ठीक है, 30,000 का रेंट है, प्लस हम ऐड करेंगे, देखो खर्चे पे इनपुट जीएसटी लगता है। खर्चा इनपुट जीएसटी, इनकम आउटपुट जीएसटी। एक्सपेंस पे हम जीएसटी पे करते हैं, इनकम पे जीएसटी रिसीव करते हैं। तो एक्सपेंस यानी परचेज या एक्सपेंस के टाइम हम जीएसटी पे करते हैं, खर्चा डेबिट मारते हैं, इनपुट जीएसटी। सेल्स के टाइम, इनकम के टाइम हम जीएसटी लेते हैं तो इनकम जीएसटी, आउटपुट जीएसटी हम इनकम मतलब क्रेडिट करते हैं। बहुत ही सिंपल। रियल लाइफ में इनपुट जीएसटी असेट होता है, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होता है, क्योंकि उसमें वो एडजस्ट करके नेट पे करते हैं। वो हाई लेवल की नेक्स्ट ईयर की बातें हैं। तो 6% हमारा ये हो गया बच्चों। 6% बोले तो 1800, 1800, ये आपका हो गया 30, 33,600 रुपीज। अच्छा, आपने पे किया तो आपका कौन से अकाउंट्स एक्टिवेट होंगे? एक होगा रेंट अकाउंट 30,000 से, यस सर। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट 1800 से, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट 1800 से, और कैश या बैंक अकाउंट आपने ये टोटल पे किया, जीएसटी जोड़ के पे किया 33,600। वापस ये तीनों एक्सपेंस डेबिट होंगे, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपका रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 33,600। गेम इज ओवर फॉर थर्ड यानी फोर्थ ट्रांजेक्शन। आई होप सो
खोपड़ी में आसानी से जा रहा है। यस सर, खोपड़ी में जा रहा है, अच्छी बात है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम हमारे अगले मुद्दे को, अगले ट्रांजैक्शन को उठा लेते हैं। अपना अगला ट्रांजैक्शन नंबर 5 है। 5 क्या बोलता है? गुड्स कॉस्टिंग 5000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, रिटर्न टू सैम, सच गुड्स वर परचेज्ड बाय पेइंग जीएसटी ऑफ 9%। तो आपका ये आ गया परचेस रिटर्न। अब आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? ध्यान देना, परचेस रिटर्न सेम कैलकुलेशन जो आपने परचेस में की थी। पहले आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, फिर जीएसटी ऐड करेंगे, कोई चेंजेस नहीं, इट्स अ रिवर्सल। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट और हैंडल? 5,000 रुपए का। चलो तो हम इसको पेज को ऐड कर देते हैं बच्चों। हाँ, तो कैसे हैंडल करेंगे? तो परचेस रिटर्न ग्रॉस बोलता है 5,000 है बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो, आपने परचेज के टाइम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके परचेज बुक किया था, तो परचेज रिटर्न में भी ट्रेड डिस्काउंट काट के बुक होगा। नेट ऑफ डिस्काउंट परचेज बुक किया था, तो परचेज रिटर्न भी नेट ऑफ डिस्काउंट बुक होगा। हाँ सर, बिल्कुल एग्रीड। तो आप इसमें से भी टीडी माइनस करेंगे। 10% टीडी था 500, तो आपका नेट परचेज रिटर्न 4,500। और फिर आपने इस पे कौन सा जीएसटी लगाया था? सर ये परचेज है, तो परचेज पे तो हमने इनपुट जीएसटी लगाया था 9%। 405 आई थिंक। तो 4500, 4900, 5310 टोटल। यस सर। अब आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? आई होप सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैलकुलेशन इज वेरी क्लियर। एक बहुत सिंपल बात फिर से आपको याद दिलाता हूँ, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये जो आप 9% लगा रहे हैं, ये आप 4500 का 9% लगा रहे हैं, 5000 का 9% नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो अमाउंट आता है, उसके ऊपर डिस्काउंट, सॉरी, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। यस सर, फाइन। अब इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमारे कौन से अकाउंट एक्टिवेट होंगे? सर एक तो आपका होगा परचेस रिटर्न अकाउंट, और इसमें वापस आपको ध्यान देना है, ये दो फिगर्स किसी काम के नहीं, ग्रॉस अमाउंट और टीडी इज ऑफ नो यूज। सीधा आप 4500 परचेस रिटर्न लेंगे। आपका इनपुट सीजीएसटी 405, इनपुट एसजीएसटी 405, और आएगा क्रेडिटर 5310। क्रेडिटर सैम क्रेडिट परचेस का रिवर्सल है, क्रेडिट परचेस रिटर्न है, तो क्रेडिटर अकाउंट विल कम इन द पिक्चर। अब याद करना, परचेस रिटर्न इज ऑलवेज अ डेबिट। देखो पर सॉरी सॉरी क्रेडिट, बिकॉज परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट, उल्टा होता है। परचेस में गुड्स आते हैं डेबिट, परचेस रिटर्न में गुड्स जाते हैं क्रेडिट। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपने जीएसटी, इनपुट जीएसटी, परचेस के टाइम आपने इनपुट जीएसटी एक्सपेंस डेबिट किया था, परचेस रिटर्न में आप इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि अब ये जीएसटी जो आपके खर्चा बुक किया था, अब वो खर्चा नो मोर खर्चा ऑफ कंपनी। वाई? बिकॉज गुड्स ही वापस चले गए, तो जीएसटी भी रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और सप्लायर सैम डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेस रिटर्न में क्रेडिटर कम होगा, डेबिट। Okay, bachon. I hope so. Very, very clear. No time pass, no entertainment, just concepts and just a discussion of the your study material, your main points. Getting it? कोई टाइम पास नहीं करेंगे, बहुत ही लिमिटेड टाइम में इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। चलो, नंबर 6, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मुद्दा क्या बोलता है? नंबर 6 बोलता है परचेज फर्नीचर
फॉर 44,800 इंक्लूडिंग जीएसटी, आईजीएसटी। सबसे पहले तो इसमें आईजीएसटी आ गया। आईजीएसटी का मतलब है ये आपने दूसरे किसी स्टेट से खरीदा, जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट से नहीं, आपने किसी दूसरे स्टेट से खरीदा तो आईजीएसटी लगा। दूसरी बात, यहाँ पे प्लस लिखा था, प्लस लिखा था, प्लस लिखा था तो आपने जीएसटी अलग से जोड़ा। यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग, मतलब 44,800 में ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड है 12%, मतलब ये 112% है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको जरा ध्यान देना। इंक्लूडिंग वर्ड मेड अ डिफरेंस। सो अगर मेरा कोई भी फर्नीचर का वैल्यू, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये, इसको दो तरीके से मैथ्स यूज करेंगे ना। अगर मेरा फर्नीचर है, जीएसटी है, टोटल है, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। देखो, अगर मेरा फर्नीचर एक्सक्लूडिंग जीएसटी 100 है तो 12% जीएसटी जोड़ के मेरा टोटल फर्नीचर इंक्लूडिंग जीएसटी 112 हो जाएगा। और मेरा 44,800 इंक्लूडिंग जीएसटी है, मतलब वो 112 है। अरे यस और नो? तो फिर 100 मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना अमाउंट हुआ? तो 44,800 112% है, तो 100 मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इंटू 100 अपॉन 112, आई थिंक 40,000 का फर्नीचर आएगा। इसका मतलब है विदाउट जीएसटी वो 40,000 है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस 12%, 12% 40,000 का 4,800। मैं वेरीफाई करके देता हूँ, इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। आपका फर्नीचर 40,000 का, आपका आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी कितना परसेंट है सर? 12% है। तो 12% ले लेते हैं भाई। 12% होता है 4,800, 40,000 का। तो इंक्लूडिंग जीएसटी 44,800। और क्वेश्चन के साथ देखो अमाउंट मैच हो गया। हमने क्या किया, हमने रिवर्स कैलकुलेट किया। हमें 44,800 दिया था, हम रिवर्स जाके 40,000 निकाल लिए। देखो, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में तो 40 जाएगा, 44,800 थोड़ी जाएगा। जीएसटी जो इंक्लूड है वो तो जीएसटी अकाउंट में जाएगा। तो जीएसटी को रिकैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट करके अलग अलग करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया सा पॉइंट दिया है बच्चों। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग जब करेंगे तो पहला अकाउंट होगा फर्नीचर अकाउंट, 40,000 इनपुट। देखो, खरीदेंगे तो इनपुट, इनपुट आई जीएसटी। अब इसमें एक ही जीएसटी है। अब तीसरा अकाउंट डिपेंड करता है कि आपने ये कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा। कैश में खरीदा तो कैश बैंक आएगा, क्रेडिट खरीदा तो क्रेडिटर। सर इसमें देखते हैं ना एक बार क्या बोलता है। हमारा सम बोलता है परचेज्ड खाली, इसका मतलब है कैश में खरीदा। क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं, पार्टी का नाम नहीं, क्रेडिट वर्ड लिखा नहीं तो कैश मानेंगे। पार्टी का नाम नहीं, क्रेडिट वर्ड लिखा नहीं, पार्टी का नाम नहीं, क्रेडिट वर्ड लिखा नहीं, तो कैश मानेंगे। कैश और बैंक जो भी आप अज्यूम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अमाउंट 10,000 के ऊपर है तो उसको बैंक मानेंगे तो ज्यादा अच्छा, कि थ्रू बैंक पे किया। सो आई वुड टेक इट एज थ्रू बैंक। हमने 44,800 पे किया। देखो, फर्नीचर असेट डेबिट व्हाट कम्स इन, और जीएसटी ऐड होगा, एक्सपेंस का जीएसटी, यहाँ असेट का जीएसटी असेट में ऐड होगा, डेबिट हो जाएगा। और बैंक मतलब डेबिट हो जाएगा, बैंक पैसा जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। आई होप सो क्लियर। इनपुट जीएसटी नॉर्मली डेबिट ही होता है, जब रिवर्सल आता है तो क्रेडिट होता है। जो भी आप कोई चीज खरीदेंगे, जो भी आप एक्सपेंस पे करेंगे, उस पे इनपुट जीएसटी लगता है। और इनपुट जीएसटी खरीदने के टाइम, एक्सपेंस के टाइम डेबिट होता है, रिवर्सल के टाइम क्रेडिट होता है। आप जो भी बेचते हैं, जो उस पे जीएसटी लगता है वो आउटपुट जीएसटी होता है। और आउटपुट जीएसटी को आप क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है बच्चों? लेकिन अगर आप सेल्स रिटर्न होता है तो उसको रिवर्स भी किया जाता है। तो आपकी ये आखिरी
मतलब सिक्स्थ पॉइंट भी कवर हो गई इसमें, इंक्लूडिंग वर्ड मेड अ डिफरेंस इन कैलकुलेशंस। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी पॉइंट इस पर्टिकुलर प्रश्न का, हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है अगर सेम होगा तो मैं आपको बोलूंगा आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। यू प्लीज डू दिस, इट्स सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन। मशीन खरीदा और उस पे जीएसटी ऐड करना है, पार्टली अभी पे किया, पार्टली बाद में पे करेंगे। आई थिंक वी हैव कवर्ड अप इनफ वैरायटी ऑन जीएसटी। यू कैन नाउ प्रैक्टिस मोर सम्स फ्रॉम स्टडी मटेरियल। ठीक है, और कुछ दिक्कत रहेगा, डाउट रहेगा, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा एक सम है जो अभी बार बार आरटीपी एमटीपी में ना घूम रहा है, तो वो एक सम भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 5 मिनट का सम कंप्लीट कर देंगे। अब बात करते हैं, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग। एम्प्लॉय हैड टेकन स्टॉक वर्थ 10,000, कॉस्ट प्राइस 7,500 ऑन सैलरीज ऑफ दीपावली एंड सेम वॉज डिडक्टेड इन सब्सिक्वेंट मंथ। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय को हमने पगार दे दिया, लेकिन पगार कैश में नहीं दे के पगार गुड्स के फॉर्म में दे दिया। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, आपने आपने जब ये गुड्स खरीदे होंगे तो परचेज अकाउंट में डेबिट करके रखे होंगे। यस सर। तो आप इन गुड्स को क्या करेंगे बच्चों, परचेज अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 7,500। कितना? 7,500। और आप इसको परचेज अकाउंट में क्रेडिट करके कहां डेबिट करेंगे? सैलरीज अकाउंट में 7,500। बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आप फ्री, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या किया, गुड्स घर लेके गए, तो आपने परचेस में क्रेडिट करके ड्राइंग्स में डेबिट किया। तो याद रखो, जब भी आप गुड्स दुकान से लेके जाते हैं, सेल्स के अलावा और कोई पर्पस के लिए बाहर जाते हैं, तो परचेस में से उसको निकाल के अपने सही अकाउंट में लेना पड़ता है। गुड्स जल गए तो परचेस में क्रेडिट करो, लॉस अकाउंट में डेबिट मार दो। गुड्स घर लेके गए, परचेस में क्रेडिट करो, ड्राइंग्स में डेबिट मारो। गुड्स आपने बांट दिए, परचेस में क्रेडिट करो, एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज वो आपने खरीदने के टाइम परचेस में डाल के रखे हैं। अब आपने उसको कोई और पर्पस के लिए यूज किया सेल्स के अलावा, तो परचेस में से हटा के उसके सही लेजर में ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें एक मुद्दे की बात, इसमें आपको दो प्राइस दिए हैं, दो प्राइस दिए हैं, दैट इज द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। अब मेरा सवाल है, एंट्री कॉस्ट प्राइस की पास करेंगे कि सेलिंग प्राइस की पास करेंगे? देखो, इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट प्राइस की पास की है, मैंने भी कॉस्ट प्राइस की पास की है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉय से थोड़ी प्रॉफिट लेंगे, हम थोड़ी एम्प्लॉय से प्रॉफिट लेंगे। हम तो एम्प्लॉय को मुद्दल का मुद्दल, कॉस्ट टू कॉस्ट दे देंगे। भाई देख, तेरी पगार में तेरे को पगार की जगह ये ले ले, पगार की जगह ये ले ले। ठीक है, तो आपने परचेस में से उन गुड्स को क्रेडिट करके निकाला और आपने पगार के अगेंस्ट गुड्स दिए, तो पगार यानी सैलरी में डेबिट कर दिया। तो एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, ऑफलाइन में ना बच्चे बढ़िया सवाल पूछते रहते हैं कि सर, अगर अगर हमने ये गुड्स एम्प्लॉय को सेलिंग प्राइस पे दिए होते तो क्या? तो बच्चों, हम इसको सेल्स मानते थे, हम इसको सेल्स मानते थे। तो मैं आपको बढ़िया अकाउंटिंग मान बताता हूं। मैं आपको यहां पे एक डिस्क्लेमर के साथ लिख देता हूं, इफ गुड्स आर गिवन टू एम्प्लॉय एट सेलिंग प्राइस, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे उसके लिए? सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब हम सेल्स बुक करेंगे, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस पे दिए ना, हमने तो सेल्स बुक किया, हमने तो सेल किया ना। हाँ, उसने कैश नहीं दिया, हमने उसकी सैलरी में एडजस्ट कर दिया, हमको तो पैसा वसूल हो गया, कैश में नहीं वसूल हो गया, सैलरी में एडजस्ट हो गया। हम तो मानेंगे सेल्स हो गया, तो सेल्स की एंट्री पास करेंगे। अगर अगर आप एम्प्लॉय को सेलिंग प्राइस पे दे रहे हैं, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को गुड्स
कॉस्ट प्राइस पे दिए गए। और ये अजम्पशन काफी लॉजिकल अजम्पशन है, क्योंकि हम अपने ही एम्प्लॉय से क्यों प्रॉफिट लेंगे? हम तो एम्प्लॉय को बोलेंगे जा तू ऐश कर ले भाई, उसको पगार के बदले में गुड्स दे रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे देंगे, कॉस्ट परचेस अकाउंट में पड़ा है, परचेस में से क्रेडिट मार के आप सैलरी अकाउंट में डेबिट मार देंगे। यस सर। बाकी कुछ तो है नहीं। वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो बच्चों आपका ये मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सो द एंट्री विल बी, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन के कॉस्ट में ऐड करते हैं, मशीनरी टू कैश, डोंट डेबिट वेजेस। द टारगेट इज, आप वेजेस में डेबिट करके मिस्टेक तो नहीं कर रहे, वो चेक करना है। नो, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन का वेजेस है, मशीन में ऐड हो जाएगा। थर्ड, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर पेड आउट ऑफ पेटी कैश। देखो, अब प्रोपराइटर में इनकम टैक्स इज नॉट द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। इंटेंशनली ऐसे क्वेश्चंस दिए गए जहां पे हमें थोड़ा लॉजिक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, जो अपने को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लुढ़क जाएंगे। तो अपने को क्या है, इनकम टैक्स ऑफ प्रोपराइटर इज द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर, इट्स नॉट द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं प्रोपराइटर का करते हैं, ना कि बिजनेस का। अगर एक प्रोपराइटर की 10 बिजनेस हैं तो 10 रिटर्न इनकम टैक्स के फाइल नहीं होंगे। एक प्रोपराइटर का रिटर्न फाइल होगा, उसमें 10 बिजनेस का इनकम जोड़ देंगे। तो इनकम टैक्स इज द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोपराइटर। तो इसीलिए इसको हम पर्सनल लायबिलिटी बोले तो ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट मार देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट बोले तो 1700 में डेबिट मार देंगे। टू, इट इज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश में से बोलो इनकम टैक्स पे कर, क्या बात है। तो टू पेटी कैश अकाउंट, ठीक है। यस सर। लिखा है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन, लिस्ट प्राइस 2000, अलाउ 10% टीडी काट दो, 50 कैश डिस्काउंट वाज अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। तो सबसे पहले इसकी बच्चों कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो आपकी ग्रॉस परचेज कितनी है सर? 2000 रुपीज। पहले उसमें से टीडी हटा देंगे सर, 200 रुपया। तो आपकी नेट परचेज आ जाती है 1800। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये दो फिगर्स हमारे यूजलेस फिगर्स हैं। हम हमारी अकाउंटिंग सीधा नेट परचेज से करते हैं, लेकिन इसमें ना 5% सीडी भी काट दिया। 5% नहीं, 50 रुपया, सॉरी, 50 रुपया सीडी काट दिया। तो हमने 50 सीडी काट के उसको क्विक पेमेंट कर दिया 1750 का। तो अपनी एंट्री में 3 अकाउंट आएंगे, परचेस अकाउंट 1800, टू, हमने उसको कैश दे दिया 1750, और हमने उससे क्विक पेमेंट का डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपया। आई होप सो, बहुत सिंपल इजी एंड, क्योंकि हम परचेज कर रहे तो डिस्काउंट मिलेगा, पेमेंट करने पे डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। तो दोस्तों, ये हमारा था जर्नल के ऊपर एक ओवरऑल डिस्कशन, जिसमें हमने थोड़ा मॉडर्न अप्रोच देख लिया, जिसमें हमने जर्नल का जीएसटी वाला पार्ट देख लिया, हमने उसके बाद कुछ स्पेशल सम्स हमारे आरटीपी एमटीपी में बार बार रिपीट हो रहे हैं, हमने दोस्तों वो भी देख लिए। तो ये जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं उसी को फोकस कर रहा हूँ रिवीजन में। जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में ज़्यादा कभी आई नहीं, मैं उनको नहीं ले रहा रिवीजन्स में। आई एम टेकिंग ए एंड बी कैटेगरी इनटू रिवीजन। चलो बच्चों, अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की रिवीजन के साथ फिर मिलते हैं। अपना मेहनत करते रहिए और राइटिंग प्रैक्टिस को स्ट्रांग रखिए। मैंने बोला था आपको रिवीजन लेक्चर में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रिक, कॉन्सेप्ट्स को आप मजबूत करेंगे। नंबर 2, डू इनफ राइटिंग प्रैक्टिस। इफ यू डू सम्स विदाउट राइटिंग, पेपर में लिखने को नहीं होएगा। तो इनफ राइटिंग प्रैक्टिस विथ प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर वर्किंग नोट्स। कई बच्चे वर्किंग नोट्स नहीं बनाते, कैलकुलेटर पे टक 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 टक। आदत नहीं होगी तो पेपर में वर्किंग नोट पे हाथ नहीं चलेगा, टाइम डबल लगेगा, पेपर खत्म नहीं होगा। तो आप कम से कम
कम से कम अगर आप समझो 5, 8 या 10 क्वेश्चन समझो कर रहे हैं, तो 10 में से 4-5 क्वेश्चंस कम से कम प्रॉपर राइटिंग में करो, प्रॉपर राइटिंग में करो। और हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट लिखना, दैट शुड बी इवेल्युएटेड बाय द प्रोफेशनल्स। तो एक अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है एज ऑफ नाउ चैप्टर वाइज नहीं, बट हम जल्दी ही चैप्टर वाइज और मॉक दोनों टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिखो, लास्ट में मॉक पेपर लिखना। तो एक प्रोसेस है दोस्तों, तो उसको अच्छे से फॉलो करो। डेफिनेटली यू विल स्काई रॉकेट इनटू योर मार्क्स ऑफ अकाउंटिंग। 80-90 का टारगेट लेके चलो, डेफिनेटली अचीव करेंगे। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।